वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय माता, अस्सलाम वालेकुम साथियों, जय जोहर। साथियों, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका साथ है। सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता, उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों के साथ है, हम गरीबों के साथ है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना या बेईमानी करना तो बेवकूफ या महामूर्ख लोग जानते हैं। तो साथियों, हम बात करेंगे आज रामचंद्र देवकर जी से। ये मेरे ख्याल से ट्राइबल कम्युनिटी से। तो इनका स्वागत करते हैं, इसके बाद में हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सवाल इनसे बात करेंगे जो मतलब इनकी जो स्थिति क्या है, लोगों के कैसे जिंदगी जी रहे हैं। और ये सब पहले पहले इनका स्वागत करते हैं, इसके बाद में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी रामचंद्र जी, धन्यवाद। आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, जय जोहार। नमस्कार सर, धन्यवाद। जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आपने हमें मौका दिया बात करने का, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपका पूरा पहले अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए, ताकि हमारे लोगों को मतलब पता लग सके आप कहाँ से हो। और जी 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 सर, आपका वॉइस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बात करने के लिए, हमारी बात रखने के लिए हमें मौका दिया जा रहा है। मेरा नाम है राम देवकर। मैं महाराष्ट्र में मुंबई मुलुंड में रहता हूँ। जी रामदेवकर जी, जैसे देख रहे हैं हम, मतलब ये जो एक्ट की बात कर रहे हैं कि जो 1871 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट का जो हुआ था, इसका क्या मतलब है? मतलब इसमें उस वक्त क्यों इसको लागू किया गया? जी सर, ये एक्ट क्यों लागू किया मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिटिश भारत काल में कुछ जनजातियां थी जो सेल्फ एम्प्लॉय थी, जो अपना अपना काम करते थे। जी खुद का व्यापार या खुद का छोटा मोटा धंधा करके अपना गुजारा करते थे। 1857 में भारतीयों ने उठाव किया था, स्वतंत्रता लड़ा। उसमें जी इन जनजातियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अंग्रेजों को धूल चटाई थी, अंग्रेजों को बहुत तकलीफ दी थी। उसके कारण अंग्रेजों ने इन जनजातियों को एक कानून बनाकर आपराधिक जनजातियां कहकर उनको जेल में डाल दिया। सबको, सब जनजातियों को, जिसने जिसने उनको तकलीफ दी, उनको सबको जेल में डाल दिया। और उनके लिए कुछ भी रास्ता रखा नहीं आगे बढ़ने के लिए या कुछ भी। और 1871 में एक कानून बनाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये एक्ट बना के उनको पूरी तरह से बंदिश कर दिया। और बाद में 1952 तक ये कानून था। देश अपना 1947 को आजाद हुआ, उसके बाद भी 5 साल तक ये लोग बंदिश थे। 1952 में इनको आजाद करा दिया। जी जी तो 1952 में आजाद हुआ, तो जो मतलब जो सुविधाएं हैं जो आज के जो संविधान में है, तो पहले तो मैं सवाल करता हूँ आपका कि मतलब एक्ट तो किसने क्यों बनाया, तो आपको बता दिया आपने। तो इसके जो परिणाम है क्या हुआ? मतलब ये 1900 आप कह रहे 52 में स्टार्ट हुआ, तो स्थिति कैसी रही पहले? उसके बाद में जो पहले स्थिति जो जैसी थी, उसके बाद में 1952 के बाद में बदली स्थिति है कि वैसी है? सर, 1952 में स्थिति तो और खराब हो गई सर, क्योंकि 1871 पहले हम लोग सब सेल्फ एम्प्लॉय थे। कुछ ना कुछ हमारे पास रोजगार था। हमारे सब बंजारा, वाडार, ऐसे बहुत सारे 14 जनजातियां उसमें थी। सबके अपने अपने कुछ ना कुछ व्यापार थे। कोई पत्थर का काम करता था, मतलब हम लोग पत्थर का काम करते थे। बांधकाम का काम करते थे। ये मंदिर बिंदिर बनाना, सब वो सब हम करते थे। बंजारा लोग व्यापारी थे कपड़े के, वो कपड़े का व्यापार करते थे। और बहुत सारे ऐसी जनजातियां थी कि मनोरंजन दिखा के पेट पालती थी अपना। जो आज सब टेलीविजन पे काम करके पैसा कमा रहे, वो सब काम पहले जनजातियां करती थी। ऐसे बहुत सारे व्यापार है कि वो जनजातियां करती थी। वो व्यापार उनके बंद हो और इनके व्यापार शुरू हो, इसलिए भी ये कायदा हुआ है। आज भी जो बड़े बड़े व्यापारी है, सब उनके जो भी व्यापार थे, वो सब ये जनजातियों की थे पहले। आज ये जनजातियां 1952 में आजाद हुई। देश 1947 को आजाद हुआ, लेकिन हमें उसके बाद 5 साल बाद हमें आजाद करवाया।
ठीक है, 1947 से पहले इंग्रज थे, 1947 के बाद कौन थे फिर? हमें 5 साल क्यों बंदिश बना के रखा? और ये कायदा अंग्रेजों ने नहीं, ये कायदा भारतीयों ने भी मिलकर बनाया हुआ एक कायदा है 1871। मैं आपको सबूत के साथ बता सकता हूँ। तो मैं भारतीयों का नाम क्यों ले रहा हूँ? ये सब उच्च वर्णीय भारतीयों का भी इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमें इस कानून में लाने के लिए। जी जी, नहीं और मैं बोलने के लिए जो मतलब मैं इतना मानता हूँ, देखो जो जिस देश में रहता हो कोई अगर अपने देश वालों को परेशान करता हो, वो उस देश का तो नहीं हो सकता। और वो जो है मतलब भारतीय कैसे हो सकते हैं जो मतलब दूसरा का नुकसान चाहते हैं? नुकसान तो वो चाहते हैं जो शैतान होता है, और जो मतलब उस देश का नहीं है, वो तो सीधी बात होगी भाई, वो नहीं इस देश के नहीं है। लोग जिन्होंने इस देश को मतलब गुलाम बनाने का कोशिश किया, और अभी भी गुलाम बनाने का प्रयास इनका चल रहा है, लेकिन इस गुलाम बनाने के चक्कर में ये इनकी जो है मेरे ख्याल बैंडी भी बन सकती है, क्योंकि वो वक्त चला गया जब आदमी गुलाम रहते थे, बनने चाहते थे। आज वो सबके सब आजाद हैं। तो आज की जो स्थिति है, तो आप क्या समझते हैं, मतलब आज की स्थिति कैसी है? और इसको हम सुधार का हमने प्लान किया है, उस बात बताएंगे। तो आज की स्थिति कैसी है भाई साहब? सर मैं बताता हूँ, हमें 1952 में हमें आजाद कर दिया। उसके बाद हमें आजाद करके खुला छोड़ दिया ऐसे ही, ना हमारे लिए कुछ पुनर्वसन किया, ना हमारा कुछ लिस्ट बनाया ये लोग कितने हैं कितने नहीं। हमें सिर्फ आजाद करके छोड़ दिया। हमें ना हमें जमीन, ना हमारा घर, ना हमें कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं। उसके बाद 1957-58 या 60 में सब अलग अलग राज्य ने इन जनजातियों को अपने अपने SC या ST कैटेगरी में लाके उनका पुनर्वसन, उनका सुविधा देनी शुरू की। लेकिन महाराष्ट्र में आज तक हमें वो सुविधा, वो कैटेगरी में लाया नहीं है। हमें महाराष्ट्र में भटका विमुक्त करके ऐसा असंवैधानिक घटक तैयार करके हमें अलग ही रखा गया है। ना हम SC में है, ना ST में है, ना OBC में है। हमारी गिनती भी नहीं है। हमारी गिनती आज तक होने ही नहीं दी है जानबूझकर। ये लोग कितने हैं किसको पता ही नहीं है। हमें खुद को भी पता नहीं हम लोग कितने हैं। मैंने मुलुंड में, मैं महाराष्ट्र में मुंबई मुलुंड में रहता हूँ। मैंने मुलुंड में मेरी जनजाति निकाली, मैं कितने हैं हम लोग मैंने पूरा सर्वे किया मुलुंड में कितना निकला। हम लोग यहाँ पे करीब 1,500 हैं। तो मतलब सरकार की तरफ से इतनी निकम्मापन जो दिखाते हैं, मतलब वैसे तो हरामखोरी की तो हद होती है। मतलब चुनाव में बहुत पैसा लगा देते हैं, ये लोगों को उजाड़ने में पैसा लगा देते हैं, लेकिन लोगों की गिनती करने में पैसा लगाते हैं, लोगों को फायदे में पैसा लगाते हैं। तो हमारा एक प्लान किया हमने, देखो भाई साहब, भारत के हालात बहुत नाजुक दौर से गुजरा भारत, और चारों तरफ से उसको गिद्ध कहते हैं, इनको जो राक्षस होते हैं, और जो मतलब जो चील होती है ना, जब डंगर को देखती है उसके ऊपर ऐसे झपटती है तो उसको मिनटों सेकंड में खा लेती है। तो चील की तरह इसको शैतान लोग खाने में लगे चारों तरफ से। तो इस बीच में हमने एक प्लान किया है भारत के जो है ना, क्योंकि भारतवासी ही इसको मतलब उठा सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसको देश को हम 31 महीने में भारत को हम दोबारा खड़ा कर सकते हैं। तो हमने एक प्लान किया, मुझे सिर्फ 1 करोड़ आदमी ऐसे चाहिए जो मतलब सिर्फ 100 रुपये महीने का निकाल कर दे सकते हैं। तो हमारे पास में अगर 1 करोड़ आदमी आ जाएंगे तो हम 31 महीने में पूरे भारत की तकदीर बदल सकते हैं। वो बदलेंगे तकदीर हम कैसे है कि जैसे मतलब अब हमारे पास में 1 करोड़ आदमी होंगे तो हमें 100 रुपये मिलेंगे, तो हमें उसको हमारे पास 100 करोड़ रुपया होगा। तो 100 करोड़ कम करेंगे क्या? क्योंकि हम 100 करोड़ अगर आदमी हमें पैसे देगा तो क्यों देगा हमें पैसे? क्या मतलब उसको क्या फायदा होगा? तो आदमी को जो है ना, हम इसमें बताएं कि मतलब 1 साल में अगर 1200 रुपये देने पड़ रहे हैं एक आदमी को, तो हम क्या करने वाले हैं, इसके 100 करोड़ में हम क्या करने वाले हैं कि 25 करोड़ में हम बड़े बड़े बनाएंगे हॉस्पिटल, 5 एक स्टेट ले लेंगे जहाँ पर इलाज फ्री हो जाएगा, और बड़े बड़े 5 बनाएंगे उस पर स्कूल जहाँ पर एजुकेशन फ्री। सबसे ज्यादा पैसा एजुकेशन में लगता है और मतलब हेल्थ में लगता है। तो जब एजुकेशन और हेल्थ फ्री हो जाएगी तो समझ लेना कि 90% गरीबी गायब हो जाएगी। क्योंकि जब मतलब एक बात मान के चले कि कम से कम एक फैमिली के 50,000 रुपए तक उसमें लग ही जाते हैं, उसमें मतलब इलाज में और एजुकेशन में लग ही जाते हैं कम से कम 50,000 रुपए। तो 50 में से उसको सिर्फ 1,200 रुपये देने पड़ रहे हैं साल के,
तो उसको कितना बचा, 48,000 रुपये आप बचा उसको, 48,800। तो फिर हम जो 20 करोड़ रुपए रखेंगे उन लोगों के लिए जो नौजवान हैं जो रोजगार करना चाहते हैं, उनको देंगे, उनको रोजगार खड़ा कर देंगे उसके लिए। और 10 करोड़ रुपए रखेंगे उन लोगों जिससे आप घर टूटे हैं, जिसके वो पास में घर नहीं है, उनके घर बना के देंगे। और 5 करोड़ रुपए रखेंगे उनके लिए जो मतलब लोग पैसा इकट्ठा करके देंगे, उनको देंगे। और 15 करोड़ से हम बनाएंगे फिल्में, नाटक और ये टीवी चैनल चलाएंगे, ताकि लोगों की आवाज पूरे वर्ल्ड के अंदर जाए। तो 100 करोड़ का 100 करोड़ हर महीने खत्म करेंगे और 100 करोड़ हम लेंगे। तो ये जो है हमारा प्लान है भारत के लोगों के लिए। हमने एक इसमें शायरी लिखी है कि भारत के गरीब लोगों के पैसे से ही हम भारत की गरीबी मिटाएंगे हैं, और भारत के गरीब लोगों को एक दिन हम भारत का बादशाह बनाएंगे। बादशाह होता है मन से। बहुत सारे तो लोग आजकल करोड़ों रुपए भी हैं इनके पास में, और वो खरबों भी हैं, जहाज भी हैं, फिर वो भिखारी के भिखारी हैं, क्योंकि ना तो मन को चैन है ना सुकून है। तो सुकून के जो बड़ा राजा कोई नहीं होता है, इसके अंदर सुकून हम 100 रुपए इस करके ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम हेल्प तो कर सकते हैं लोगों की, लेकिन हेल्प करके ज्यादा है किसी की तो उसकी फिर क्या होती है, वो इसकी जो काम करने की जो शक्ति घट जाती है, क्योंकि जो किसी को फ्री मिलना स्टार्ट होता है तो उसमें फिर कर नहीं पाता वो। तो ये हमारा प्लान है, आने वाले वक्त हम इसको लागू कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, इस प्लान के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? सर प्लान तो आपका बहुत अच्छा है, सोच भी आपकी अच्छी है, और सब भारतीयों को इसका लाभ मिलेगा तो बहुत ही अच्छा है। और ये लाभ आप कब से देंगे, कब से ये लाभ सुविधा मिलेगी लोगों को? ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें अप्रैल में, अगले महीने स्टार्ट कर रहे हैं इसको काम को। तो ये कि अच्छा। हमारे पास 1 करोड़ आदमी आएंगे कहाँ से? 1 करोड़ जो हम चाहते हैं, 1 करोड़ लोग ऐसे हों जो 100 रुपए सिर्फ निकालने महीने के। तो हम इसको जब भी हमारे पास 1 करोड़ के आदमी जुड़ जाएंगे तो हम इसको स्टार्ट कर देंगे। और 31 महीने हम क्या, 31 स्टेट है भारत में, 31 महीने पूरे भारत के हम तकदीर बदल कर रख सकते हैं। सिर्फ 1 करोड़ आदमी से अभी 125 करोड़ भारत की जनसंख्या, उसकी हम तकदीर बदल सकते हैं अगर ऐसा होता है। बहुत सारे हम प्लान बताते हैं, वो क्या कहते हैं, प्लान तो अच्छा है पर करेगा कौन? प्लान अच्छा है पर करेगा कौन? तो करेगा कौन? तो ये जो है अच्छे काम के लिए तो आदमी क्या करता है, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग देखे हैं, अच्छे काम के लिए तो करते हैं इंतजार दूसरे का कि दूसरा आदमी करेगा तब मैं उसके पीछे चलूं। जब बुरा काम करना होता है फिर खुद ही कर देता है इंसान, और फिर फंसता भी है, फिर उल्टा हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो भारत की गरीबी है उसको सिर्फ भारत का जो एक सच्चा और ईमानदार इंसान ही मिटा सकता है। और सच्चे और ईमानदार गरीब आदमी से बड़ा सच्चा ईमानदार कोई नहीं होता है। बेईमान तो बहुत सारे करोड़ों रुपए लेकर बैठे हैं, वो तो सिर्फ लूटना जानते हैं लोगों को। तो इसमें तो हम चाहते हैं कि गरीब आदमी जुड़े, और इसमें गरीब से गरीब और जितने भी मतलब वो जुड़ सकते हैं इस मिशन में। ये मिशन डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम होगा, मिशन का काम होगा, आजादी मानव मिशन का नाम है इसका। इस पर हम लेकर चले हैं। तो इसमें सच्चाई और ईमानदारी हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर हमने इसका नींव रखा है। तो सच्चाई और ईमानदारी पे ही चलेंगे, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी से क्या होता है, जितने भी आपने देखा होगा कि भारत में जितने जो चल रहे हैं संगठन चल रहे हैं, अभी हालात देखिए आपने कि जो इलेक्शन हारे हैं, बहुजन जो है ना, बहुजन हार गए इलेक्शन। क्यों हारे हैं? कारण क्या है? जब इतने संगठन चल रहे हैं, जब इतने पैसे लगा रहे हैं, फिर भी हार गए हैं, कारण क्या है? तो मेरा अपना मानना ऐसा है कि लोगों तक जो है, लोग जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होते तो फिर तो इतना नुकसान क्यों करवाते? तो फिर जागरूक नहीं है तो फिर इतने संगठन किस नाम के चल रहे हैं जो जागरूक नहीं है? तो कुल मिलाकर बात है कि सच्चाई और ईमानदारी से इंसान जागरूक होता है। सच्चाई जागरूक इंसान कभी बिकता नहीं, कभी झुकता नहीं, कभी भी टिकता नहीं। तो सच्चाई और ईमानदारी को घर घर तक पहुंचाए, उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी से इंसान महान बनता है, और झूठ और बेईमानी से इंसान शैतान बनता है। तो भाई साहब इसमें कुछ अब लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं वॉइस ऑफ मानवता के चैनल पर, तो आप अपनी बात रख सकते हैं, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ, आप एक्चुअली आपकी सोच अच्छी है, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन इसको पूरे भारत में पहुंचाना चाहिए सर। अगर इसको भारत में पहुंच जाएगा और किसी को सुविधा मिलनी चालू हुई तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता फिर। और सब गरीब जो भी अच्छा चाहने वाले, जो अच्छे सोच रहे हैं, वो सब आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे सर। यहाँ पे भारत में सब लोग खराब है ऐसे नहीं, बहुत अच्छे भी लोग हैं,
इसके लिए जी जी चल रहा है, भारत चल रहा है। चलेगा। इसमें क्या है ना कि अभी जो है ना, मैं जो वर्ल्ड की तरफ देखते हैं ना भाई साहब, वर्ल्ड में हालात इतने खराब हैं कि यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई हो रही है, इसमें जो रशिया इसके ऊपर हमले बोल रहा है, तो हमने कुल मिला के कि वर्ल्ड के जो हालात देखे हैं, तो वर्ल्ड में प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या का समाधान क्या है, तो हमें जो है नजर आया है वर्ल्ड का समस्या जो है ना, ये झूठ और बेईमानी है। क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जो सियासत में जो लोग हैं, वह तकरीबन तकरीबन 98% करप्ट, ग्रेड और थीप क्रिमिनल क्रिमिनल बंदे हैं। तो ये नहीं चाहते कि दूसरे सुकून से रहें, ये नहीं चाहते दूसरे सुख का सांस ले सकें। तो ये सिस्टम को पूरे को चेंज करना पड़ेगा, और हम भारत से इसकी स्टार्टिंग करेंगे और फिर वर्ल्ड के अंदर इसको लागू करेंगे। क्योंकि वर्ल्ड को हम चाहते हैं कि सुकून से आदमी जिए और खुशी से जिए। तो खुशी से आदमी तब जी सकता है जब अंदर आदमी खुश हो। जो आदमी मतलब बहुत सारे जो अभी देख रहे हैं भारत में जो ब्राह्मण लोग जिनको बोलते हैं, ये गुलाम बनाना चाहते हैं भारत को, दोबारा से उसमें मनुष्य समृद्धि लागू करना चाहते हैं। अगर मनुष्य समृद्धि की बात करते हैं कि मनुष्य समृद्धि जो है इसको लागू करेंगे, जिसमें उसमें शूद्रों के लिए लिखा है कि शूद्रों का ये काट दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर शूद्र की जगह कास्ट ब्राह्मण का नाम हो वहां पर, तो ब्राह्मण उसको एक दिन में उसको ग्रंथ को उसको गलत साबित कर देंगे अगर वहां पर ब्राह्मण का नाम आ जाए। हो सकता है शायद इनकी करने में ये ऐसा हो, अगर ये ऐसा करेंगे तो ये इसके उल्टा पड़ सकता है इन लोगों को। क्योंकि अभी कोई नहीं रहना चाहता किसी का गुलाम। गुलाम वो लोग होते हैं जो महामूर्ख और बेवकूफ होते हैं, और जो आजाद तो वो लोग होते हैं जो इंसान महान और इंसान जो जिंदा लोग होते हैं। तो गुलामी जो लोग होते हैं वही दूसरे गुलाम बनाते हैं। जो खुद आजाद हो क्यों दूसरे गुलाम बनाएगा। तो कुल मिलाकर बात हमारी ये है कि हम भारत के लोगों को इस गटर से निकालना चाहते हैं। और जो शूद्र वर्ण है ये किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। शूद्र का मतलब होता है गुलाम। गुलाम का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी धर्म में जाकर के अपना धर्म को अपना सकता है। लेकिन अगर ये कन्वर्टेड है, कन्वर्ट नहीं होता, शूद्र से निकला, तो शूद्र जो है, शूद्र का जो आज की डेट में अगर सिख धर्म है, तो सिख धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो टक्कर दे सकता है मनवाद को। क्योंकि मनवाद के पास में दो चीजें हैं, एक हथियार और दूसरा विचार। विचार गंदे विचार उनके, और हथियार भी उनके पास में है, वो गलत लोगों को मारते हैं। लेकिन अगर सिख का हथियार उड़ता है वो मजलूमों के रक्षा के लिए उड़ता है, और विचार जो है ना वो जीवन दान देता है लोगों को। तो सच्चाई और ईमानदारी जीवन दान देती है। और ये जो हथियार उड़ता है वो तलवार नहीं कहते, उसको किरपाण कहते हैं। कि तलवार का मतलब होता है मजलूम के ऊपर वार करना, और किरपाण का मतलब होता है कृपा करनी, मतलब उसके मजलूम की रक्षा के लिए उठानी उसको। तो ये हम आने वाले वक्त में गुरु साहब कृपा करेंगे, रब जो जिसने पूरी सृष्टि बना रखी है, इसको हम भारत से लागू करेंगे, भारत में एकदम शांति होगी। तो क्या करना चाहते हैं सर? मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर हमें न्याय चाहिए, संवैधानिक न्याय, हक, अधिकार, तो हमें क्या करना चाहिए महाराष्ट्र में? देखिए, एकता का बल सबसे बड़ा बल होता है। एकता का बल सबसे बड़ा बल होता है। जनसंख्या आप लोगों की बहुत ज्यादा है। जनसंख्या को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो ईमानदारी और सच्चाई इंसान के अंदर ठूस ठूस कर भर दीजिए। क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी इसके अंदर होगी ना वो कभी झुकेगा, ना कभी रुकेगा, ना कभी बिकेगा। क्योंकि बिकने वाले लोग जो है कभी जो इंसान मतलब जो बिक जाते हैं, जो झुक जाते हैं, वो कभी ईमानदार नहीं होते, ना सच्चे होते हैं। वो चोर डाकू लुटेरे हो सकते हैं। और जब चोर और डाकू लुटेरे उसके आगू होंगे तो फिर कौन किसी को सुधारेगा। तो जो नहीं झुकेंगे, जो नहीं बिकेंगे, वो आंदोलन भी खड़ा कर देंगे। अब पब्लिक के जो है ना, ये जो सिस्टम जो है ना, ये डरता ताकत से। तो ताकत आपके हाथ में है। पब्लिक के साथ में पैसे हो ना हो, पैसे की बड़ी बात नहीं होती। पैसे तो भारत के पास में बहुत शोर तो बहुत ज्यादा है, इनमें पास में है सारा कुछ। तो एकता सच्चाई से आती है, ईमानदार से आती है। जब बल आपके पास में होगा तो राज भी आपका होगा। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि कोहू किसी को राज न दे है, जो भी ले है निजबल से ले है। निजबल तो तब होगा ना जब आदमी अपने आप को पहचान पाएगा मैं कौन हूँ। जब अपने आप को पहचान पाएगा मैं कौन हूँ, फिर कहते हैं कि राज बिना न धर्म चला है, धर्म बिना सब दल मल है। कि बिना राज के ये धर्म नहीं चलता, ये षड्यंत्र चल रहा। लेकिन सच्चे धर्म का मतलब है सच्चाई और ईमानदारी। तो सच्चाई और ईमानदारी को बलपूर्वक से 1 करोड़ आदमी अगर आप जोड़ पाते हैं तो हम इसके 125 करोड़ लोगों की
125 करोड़ लोगों की तकदीर बदल देंगे। ये अगर 10 करोड़ आदमी भी मतलब 50 लाख भी आदमी सड़कों पर आ गए ना निकल करके, तो कोई भी बड़ी से बड़ी हुकूमत भी उनके सामने नहीं टिकेगी। ये हम गारंटी के साथ में कहते हैं। सिर्फ एकता सच्चाई से आती है, ईमानदार से आती है, कोई छल कपट वाला ना उसमें। और ऐसे भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये एकता और ये सिख धर्म एक ऐसी बागडोर है जो सच्चाई और ईमानदारी। देखो सिखों ने कितने 2-3 राज खत्म किए यहाँ से। शायद आपको याद हो मुगल राज जो चलता था वो सिखों ने खत्म किया। और जो अंग्रेज राज था यहाँ पर भारत में शायद आपको पता होगा, बहुत सारे कहते हैं अंग्रेज राज 200 साल राज किया भारत में, लेकिन अंग्रेजों ने 200 साल भारत में राज किया, पंजाब के ऊपर 97 साल राज किया पंजाब के ऊपर। लेकिन पंजाब में एक भी दिन उनको चैन की नींद नहीं सोने दिया, एक भी दिन। यहाँ से मतलब ये भारत जो है ना, यहाँ से 1947 में आजाद सुना जाता है, 1947 में भारत आजाद नहीं हुआ, वो छोड़कर भागे यहाँ से जब उनके खर्चे में सर सिख समाज भी आपराधिक जनजाति में है थोड़े बहुत। जी हो सकते हैं बिल्कुल होंगे। लेकिन सिख समाज का मतलब ये नहीं है कि दाढ़ी रख ली और दस्तार बांध ली, विचार से बदलता है इंसान। सिख समाज का इतिहास तो ग्रेट है, वो तो मानते हैं हम लोग, पढ़ा है भी मैंने, बहुत 10-12 साल से पढ़ रहा हूँ, मैंने भी बहुत पढ़ा है। उनका इतिहास बहुत जबरदस्त इतिहास है और उन लोग ने बहुत फाइट किया है। और सबसे ज्यादा उन लोग ने ही फाइट किया है, सबसे ज्यादा सैनिक भी वही है। और ये लास्ट दुश्मन राज के साथ फाइट यही करेंगे मिलकर सभी करेंगे सर, करेंगे, फाइट करेंगे। सब होगा एक दिन, आजाद होगा भारत। हम उसमें गारंटी साथ में कहते हैं कि ये भारत बहुत जल्दी आजाद होगा इसका। भारत में सुख शांति आएगी क्योंकि दुश्मन एक है। और इसको मतलब अभी देखा होगा आप लोगों ने कि सभी के, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भारत को जो है मनुवादी जो परेशान करते हैं, कि पहले भारत के जो मूल निवासी हैं मनुवादी जुल्म करते थे उनके ऊपर, उनको गुलाम बनाने के लिए। आज जो मूल निवासियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। उनको पता है कि जिस दिन जाग गए वो दिन डंडा उठाएंगे और अपना हक मांगेंगे, तो जिस दिन जाग गए तो मिलेगा हक। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी के साथ में कि वॉइस ऑफ मानवता के साथ में जुड़े रहें और अपने हक ये आपको जरूर मिलेंगे। बस इतना कि जागते रहें और जगाते रहें। शुक्रिया, कुछ कहने वाले लास्ट में? जी नहीं सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका। वॉइस ऑफ मानवता आपका फिर दोबारा से फिर कभी इंटरव्यू लेंगे, 2-4 लोग साथ में जोड़ेंगे साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद।